हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग एन फ्रैंक की डायरी के बारे में ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, किसी और की डायरी के बारे में क्यों नहीं। एन फ्रैंक ने ऐसा क्या किया है? तो एन फ्रैंक की जिंदगी को समझने के लिए हमको पहले एक कंट्री की तरफ चलना होगा जिसका नाम है जर्मनी। ठीक है, अब जर्मनी के बारे में हम जब भी बात करते हैं, एक नाम जो बहुत ही उभर के आता है वो है अडोल्फ हिटलर का नाम। तो अब हम चलते हैं 1940s में। ठीक है, अडोल्फ हिटलर कौन था? ही वॉज अ जर्मन पॉलिटिशियन। ठीक है, और वो किस पार्टी को बिलोंग करता था? वो नाजी पार्टी को बिलोंग करता था। अब ये जो अडोल्फ हिटलर था वो ज्यूइश लोगों से बहुत ज्यादा हेट करता था, यानी उनको जूस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अडोल्फ हिटलर या उनकी पार्टी को जहां पे भी जूस नजर आते थे, उन लोगों को पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था। ठीक है, अब तुम बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करा जाता है। ठीक है, तो चूंकि अडोल्फ हिटलर को जूस लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इन जूस लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था जहाँ पे उनका बहुत ज्यादा टॉर्चर होता था। गैस के चेम्बर्स होते थे, वहां पे इन लोगों को डाल दिया जाता था। प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं होती थी, खाने के लिए कुछ नहीं होता था। लोग बहुत ही बुरी कंडीशन में रहते थे जहाँ पे इंसेक्ट्स होते थे, रैट्स होते थे। ठीक है, लोगों के बाल शेव कर दिए जाते थे, उन पे आइडेंटिफिकेशन नंबर लिख दिया जाता था और काफी बर्बरता होती थी, क्रुएलिटी होती थी। अब दोस्तों, एन फ्रैंक जो थी, एन फ्रैंक भी एक जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल थी। ठीक है, तो एन फ्रैंक और उनकी फैमिली कहाँ बिलोंग करती थी? जर्मनी में ही। ठीक है, तो जैसे जैसे हिटलर का पावर बढ़ते गया, नाजी पार्टी का पावर बढ़ते गया, ज्यूइश लोगों के लिए जर्मनी में रहना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जहाँ पे भी ज्यूइश लोग दिखते थे उनको पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था, जहाँ पे उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती थी। तो इसी के कारण एन फ्रैंक और उनकी फैमिली जर्मनी से भाग के आ गए थे एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स। ठीक है, अब एम्स्टर्डम में कौन कौन था एन फ्रैंक के साथ? उनके पेरेंट्स थे, फादर, मदर, और एन फ्रैंक की बड़ी सिस्टर थी जो 16 साल की थी। ठीक है, तो ये लोग कहाँ पे छुप रहे थे? एन फ्रैंक के जो फादर थे ऑटो फ्रैंक, उनकी ऑफिस बिल्डिंग में ये लोग छुप रहे थे। ऑफिस बिल्डिंग में एक सीक्रेट प्लेस थी जिसके बारे में सभी लोगों को नहीं पता था और जो आसानी से नहीं ढूंढी जा सकती थी। तो एन फ्रैंक और उनकी फैमिली 2 साल तक उसी बिल्डिंग में छुपे रहे। लेकिन एक बार जब उस बिल्डिंग में कोई चोरी हुई, तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एन फ्रैंक और उनकी फैमिली भी पकड़ी जाती है। ठीक है, अब हिटलर का रूल था, हिटलर का रूल जर्मनी से बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, वो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स के कुछ पार्ट्स में भी आ चुका था। ठीक है, अब जब एन फ्रैंक और उनकी फैमिली पकड़ी जाती है तो एन फ्रैंक और उनकी फैमिली को पकड़ के भी कॉन्सेंट्रेशन रूम्स में डाल दिया जाता था, जहाँ पे बड़े बड़े गैस चैम्बर्स थे, टॉर्चर किया जाता था, लोगों के हेड शेव कराए जाते थे और आइडेंटिफिकेशन नंबर टैटू करा जाता था। तो वहाँ पे कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी कॉन्सेंट्रेशन रूम्स में। तो इसी के कारण एन फ्रैंक की बड़ी बहन मार्गॉट की पहले डेथ हो जाती है और थोड़े ही दिनों बाद एन फ्रैंक की भी डेथ हो जाती है टाइफस नाम के एक डिसीज से, जो कि फैलता है जब सैनिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं हो, खाने के लिए अच्छी चीजें नहीं हो और गंदगी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो ये जो वॉर का सिलसिला था और ये हिटलर की जो क्रुएलिटी थी काफी सालों तक चली, वर्ल्ड वॉर 2 तक चली। और जब ये सब कुछ खत्म हो गया, सिचुएशंस नॉर्मल हो गई, तब पता चलता है कि एन फ्रैंक की फैमिली में जो एक ही इंसान बचा था वो थे एन फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक। ठीक है, तो ऑटो फ्रैंक जब अपने घर वापस जाते हैं एम्स्टर्डम, तो उनको एन फ्रैंक की एक डायरी मिलती है। ठीक है, अब ये डायरी एन फ्रैंक को उनके फादर ऑटो फ्रैंक ने ही गिफ्ट करी थी उनके 13th बर्थडे पे। जब ये डायरी खोल के वो पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एन फ्रैंक ने जर्मनी से जब वो शिफ्ट हुई थी एम्स्टर्डम, वो 2 साल जो उन्होंने एम्स्टर्डम में बिताए थे उसकी कहानी पूरी लिखी हुई है उस डायरी में। वॉर में क्या क्या होता था, जूइश लोगों के साथ कितने अत्याचार होते थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में क्या होता था, गैस चेम्बर्स में क्या होता था, ये सारी कहानी एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखी थी। ठीक है, लेकिन ये सारी कहानी हमको कोर्स में नहीं है, हमको सिर्फ कोर्स में उनके क्लासरूम की एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, अब हम एन फ्रैंक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? इतने सारे जूइश लोग थे जो मरे थे, एन फ्रैंक में इतना स्पेशल क्या है? एन फ्रैंक मात्र 13 साल की थी जब उन्होंने डायरी लिखना शुरू करा।
पर जब हम उनकी डायरी पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि वो माइंड से कितनी ज़्यादा मैच्योर थी, इंटेलिजेंट थी, स्मार्ट थी। उनको अपने घर में काफ़ी ज़्यादा घुटन महसूस होती थी एम्स्टर्डम में, लेकिन उनको पता था कि अगर वो बाहर निकलेंगी तो वो मर सकती हैं। ठीक है, उनकी डायरी में हमको ये भी पता चलता है कि वो कितनी होपफुल थी। अगर उनके कोट्स पढ़े उनकी डायरी में तो हमको पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी कि अच्छे दिन भी आएंगे, और वो बहुत ज़्यादा होपफुल थी। तो जब ये डायरी मिली, एन फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक ने इस डायरी को छपवाना चाहा, पब्लिश करवाना चाहा, और जब ये डायरी छपी तब एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, और वो हॉलोकॉस्ट की सबसे डिस्कस्ड करी जाने वाली विक्टिम बन गई। अब जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये एन फ्रैंक की लिखी हुई ही डायरी है जिसमें वो अपनी क्लासरूम का एक किस्सा सुना रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा फनी है। इसको पढ़ के हमको पता चलता है कि एन फ्रैंक बचपन में थोड़ी सी शाय थी, लेकिन वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और इंटेलिजेंट थी। ठीक है, तो आइए अब उस डायरी का, उनके स्कूल का ये किस्सा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एन फ्रैंक की डायरी को। तो हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। ठीक है, तो एन फ्रैंक बताती है कि उन्होंने डायरी लिखना शुरू क्यों करा। वो बोलती है कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसके वो 2 रीज़न देती हैं। पहला, वो बताती हैं कि उन्होंने डायरी जैसी कोई चीज़ कभी मेंटेन करी नहीं है, कभी कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, और दूसरा, वो बताती है कि कुछ टाइम बाद ना तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगी, ना ही कोई और इंटरेस्टेड रहेगा मेरी डायरी को पढ़ने के लिए। ठीक है, वो बोलती है कुछ साल बाद कोई क्यों ही मेरी डायरी को पढ़ना चाहेगा, कोई क्यों ही 13 साल की लड़की की डायरी पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा। बट वो बोलती हैं ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिल में हैं और मैं उसको किसी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं डायरी लिख रही हूँ। एन फ्रैंक बोलती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि पेपर जो होता है जिसमें हम लिखते हैं उसमें काफ़ी धैर्य होता है, काफ़ी पेशेंस होता है लोगों से ज़्यादा। अब वो ऐसा क्यों बोलती हैं? वो ऐसे तब बोलती हैं जब वो एक दिन अपने घर में बहुत ही डिप्रेस्ड बैठी रहती हैं और सोचती रहती हैं कि वो घर से बाहर निकलें या ना निकलें। और इस बात को एक सेंस में और ले सकते हैं कि जब ये डायरी वो लिख रही थी तब वो हिटलर के रूल में थी। ठीक है, तो तब कुछ भी बोलना ज़्यादा सेफ नहीं रहता था, इसलिए भी वो बोलती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। और वो काफ़ी ज़्यादा एंशियस या डिप्रेस भी क्यों फील कर रही थी, मैंने आपको बताया कि जब हिटलर का रूल था तो एन फ्रैंक ज़्यादा अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती थी क्योंकि उनको जान का भी खतरा था, अदरवाइज उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल सकते थे। ठीक है, तो इसलिए एन फ्रैंक बोलती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि वो देख रही थी कि कैसे जूइश लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उनको पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जा रहा है, गैस चेम्बर्स में डाल दिया जा रहा है, लाखों लोगों की मौत हो रही है। ठीक है, और एन फ्रैंक बोलती है कि एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं ये डायरी लिख रही हूँ। अब एन फ्रैंक बोलती है कि अगर मैं बोलूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं है तो मेरी बात पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। ऐसे 30 लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त मानती हूँ। ठीक है, मेरी एक बहुत लविंग फैमिली है, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरी एक एल्डर सिस्टर है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी है, मेरे आंट्स बहुत अच्छे हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करती हूँ, बातें करती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं अपने दिल की बात शेयर करूँ। वो बोलती है कि शायद मेरा ही नेचर ऐसा है, मैं ही थोड़ी शाय किस्म की हूँ जिसके कारण मैं लोगों के काफ़ी करीब नहीं आ सकती, और इसीलिए मैं डायरी लिख रही हूँ और मैं अपने डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना रही हूँ। अब एन फ्रैंक बताती है कि नॉर्मली लोग जैसे डायरी लिखते हैं मैं भी वैसे ही डायरी नहीं लिखूंगी। नॉर्मली लोग बस अपना जो भी रहता है एक्सपीरियंस उसको लिख देते हैं, लेकिन मैं अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, इसलिए मैं उसको अपनी सारी चीज़ें बताऊंगी, मेरे बैकग्राउंड के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में, और मैं अपनी डायरी को किस नाम से बुलाऊंगी? किट्टी नाम से बुलाऊंगी। अब एन फ्रैंक बताती हैं कि अगर मैंने डायरेक्टली डायरी लिखना शुरू कर दिया अपना इंट्रोडक्शन दिए बिना, तो कभी कोई मेरी डायरी खोल के पढ़ेगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। मुझे अपना बैकग्राउंड देना वैसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा। अब एन फ्रैंक अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं। वो बोलती हैं मेरे फादर दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। वो जब 36 इयर्स के थे और मेरी मम्मी 25 इयर्स की थी तब दोनों ने
शादी कर ली। एन की जो बड़ी बहन है मार्गोट, वो भी जर्मनी फ्रैंकफर्ट में ही पैदा हुई। एन भी जर्मनी में ही पैदा हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद एन के फादर ऑटो फ्रैंक हॉलैंड चले गए। थोड़े टाइम बाद एन की मदर भी हॉलैंड चली गई और एन और उनकी जो बड़ी बहन थी वो आकन चले गए अपनी ग्रैंड मदर के पास, अपनी दादी के पास। थोड़े टाइम ग्रैंड मदर के पास रहने के बाद एन फ्रैंक और उनकी बहन वापस हॉलैंड चले गए। अब एन फ्रैंक अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बता रही हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से चालू करी। वो वहाँ पे थी जब तक वो 6 साल की थी और फर्स्ट क्लास में थी। जब वो 6th क्लास में आई तो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी, यानी जो टीचर थी जो उनको पढ़ाती थी, वो थी मिसेस कुपरिस। ठीक है, तो जब सेशन एंड हुआ, फेयरवेल की बारी आई, तो दोनों ने यानी एन फ्रैंक और उनके टीचर ने एक दूसरे को बड़ी भारी दिल से गुड बाय करा। इससे पता चलता है कि एन फ्रैंक अपनी जो हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस कुपरिस, उनके काफी करीब थी और उनसे बिछड़ने का दुख क्लियरली एन फ्रैंक में देखा जा सकता है। अब एन बताती है कि 1941 में एन की ग्रैंड मदर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और जिसके कारण उनका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अब 1941 में जब एन का बर्थडे आता है तो उसको प्रॉपरली सेलिब्रेट नहीं किया जाता है क्योंकि ग्रैंड मदर की तबीयत खराब थी। अब 1942 में ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। एन बताती है कि ग्रैंड मदर की डेथ से वो काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। वो अभी भी अपनी ग्रैंड मदर को काफ़ी ज़्यादा याद करती हैं, उनसे प्यार करती हैं, बट वो ये किसी को बताती नहीं है। अब 1942 में जब एन का बर्थडे मनाया गया तो ग्रैंड मदर की तरफ से भी एक कैंडल लगाई गई। अब एन बताती हैं कि वो, उनकी बड़ी बहन और एन के मम्मी पापा काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द प्रेजेंट डेट ऑफ जून 20, 1942। अब दोस्तों, एन अपनी डायरी में लिखती है डियरेस्ट किट्टी। डियरेस्ट किट्टी वो किसको बोल रही है? अपनी डायरी को बोल रही है। अब एन अपनी डायरी में लिखती है दैट आवर होल क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का क्या मतलब है? मतलब सारे ही क्लास के बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, काफी नर्वस हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है टीचर्स की होने वाली वो मीटिंग जिसमें वो डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सा बच्चा पास होके नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन सा बच्चा फेल होके इसी क्लास में रहेगा। और सारे ही क्लास के जो बच्चे हैं वो बेट्स लगा रहे हैं। बेट्स लगा रहे हैं मतलब शर्त लगा रहे हैं कि यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम गोइंग टू फेल, यस यू आर, नो यू आर नॉट। और जिसको देख के एन और उनकी जो फ्रेंड है जीएन, उसको बहुत ज्यादा हंसी आ रही है कि सारे क्लास के बच्चे ये क्या कर रहे हैं, बेट्स लगा रहे हैं। अब एन फ्रैंक और उनकी जो फ्रेंड है जीएन, उनके पीछे 2 लड़के बैठे हुए हैं जिसका नाम है सीएन और जेकिस। वो सुबह से शाम तक सिर्फ यही शर्त लगाए जा रहे हैं कि यू आर गोइंग टू पास, नो यू आर गोइंग टू फेल, नो आई एम गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट। ठीक है, जिसको सुन के एन फ्रैंक और उनके फ्रेंड काफी ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं। एन की जो फ्रेंड है जीएन, वो उन लड़कों से प्लीड भी करती है कि बस अब बस भी करो। और जो एन फ्रैंक है वो भी बड़े गुस्से से उन लड़कों की तरफ देखती है, लेकिन वो लड़के चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एन बोलती है कि अगर उनकी माने तो क्लास के 1/4 बच्चे ऐसे हैं जो पास होने के लायक नहीं हैं, बट अब कुछ कह नहीं सकते बिकॉज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑफ अर्थ। वो बोलती हैं कि टीचर्स ही वो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, उनके मूड पर रहता है। वो किसी को भी पास कर सकते हैं और किसी को भी फेल कर सकते हैं। अब एन बोलती है कि एन को अपनी और अपनी सहेलियों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उनको पता है कि वो तो पास हो ही जाएंगे। लेकिन एन को एक सब्जेक्ट की चिंता है और वो कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। उनको थोड़ा सा मैथ्स में डर लग रहा है, वो सोच रही हैं कि उसमें उनका क्या होगा, बट वो बोलती हैं कि अब चिंता करने से क्या फ़ायदा है, हमको वेट ही करना होगा। एन बोलती है कि उनके स्कूल में टोटल 9 टीचर्स हैं जिसमें से 7 मेन और 2 वुमेन हैं। वो बोलती हैं कि मेरी वैसे तो सारी ही टीचर्स से अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छी बनती है, अच्छी बातचीत है, लेकिन एक जो मैथ्स के टीचर हैं मिस्टर कीसिंग, बस उन्हीं से मेरी कुछ अच्छी नहीं बनती है। मिस्टर कीसिंग मेरी बात करने की आदत से, मेरे टॉकेटिव नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इरिटेट रहते हैं। और एक दिन उन्होंने मुझे एक ऐसे लिखने को बोल दिया ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है वो इंसान जिसका मुंह हमेशा ही चलता रहता है, जो हमेशा ही बातें करता रहता है। एन बोलती है कि कोई चैटर बॉक्स पे क्या लिख सकता है, लेकिन एन बोलती है कि उस टाइम तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं।
उस टॉपिक को मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, बैग में रखा और चुप होने की कोशिश करी। अब एन बोलती है कि जब वो शाम को अपने घर में बैठी थी, उन्होंने अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, तभी उनकी नज़र इस नोटबुक पे पड़ती है जहाँ पे उनको होमवर्क मिला हुआ है, जिसमें उनको ऐसे लिखना है चैटर बॉक्स पे। एन बोलती है कि अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट होता तो वो लाइनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस छोड़ता, कुछ तो भी लिखता और होमवर्क कंप्लीट कर देता। लेकिन एन बोलती कि वो तो लॉजिकल जस्टिफिकेशन देना चाहती हैं उनके बात करने की आदत को। तो एन बैठ के सोचने लगती है, ऐसे जो पेन रहता है उसको च्यू करती रहती है, सोचती रहती है कि क्या लिखूं। तभी एन को एक आइडिया आता है। एन बोलती है कि वो जस्टिफिकेशन देना चाहती है उनकी बात करने की आदत का। ठीक है, तो एन बोलती है कि बात करना तो स्टूडेंट का ट्रेट है, यानी स्टूडेंट की क्वालिटी है। स्टूडेंट लोग बात नहीं करेंगे क्लास में तो कौन करेगा। और सेकंड जस्टिफिकेशन एन ये देती है कि उनकी बात करने की ये जो क्वालिटी है ये तो उनको अपनी मम्मी से मिली है, यानी कि एन की मम्मी को भी बात करने की बहुत आदत है और यही क्वालिटी एन में भी आई है। और एन बोलती है कि वो इसको पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन कंट्रोल कर सकती है। अब एन 3 पेज का पूरा जस्टिफिकेशन लिखती है और मिस्टर कीसिंग को हैंडल कर देती है। अब जब ये ऐसे एन अपने सर मिस्टर कीसिंग को प्रेजेंट करती हैं तो मिस्टर कीसिंग एन के आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है। थोड़े टाइम तक मिस्टर कीसिंग एन को कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन एन का तो टॉकेटिव नेचर होता है, वो बहुत बातें करती हैं। तो फिर से मिस्टर कीसिंग एन को एक ऐसे लिखने को बोलते हैं एज अ पनिशमेंट। और इस बार टॉपिक क्या होता है ऐसे का, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल का मतलब है जिसको ठीक नहीं करा जा सकता। यूजुअली ये एक बुरी हैबिट होती है जिसको ठीक नहीं करा जा सकता। अब जब ये ऐसे वापस से एन को लिखना होता है तो वो फिर से अपनी कुछ आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करती हैं और मिस्टर कीसिंग फिर से थोड़े दिनों तक एन को कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन एन की बात करने की आदत तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, वो चुप ही नहीं रहती थी क्लास में। और फाइनली एक बार फिर मिस्टर कीसिंग ने एन को फिर से एक ऐसे लिखने को बोल दिया और इस बार टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब जैसे ही मिस्टर कीसिंग ऐसे का टॉपिक बोलते हैं, सारी ही क्लास जोर जोर से हंसने लग जाती है और एन भी जोर जोर से हंसने लग जाती है। एन सोचती हैं कि मैंने इतनी बार इस टॉपिक पे लिख दिया है कि अब तो मेरी सारी क्रिएटिविटी भी ख़त्म हो गई है, मेरे सारे थॉट्स ही ख़त्म हो गए, मैं इस पे क्या लिखूं। अब एन की एक फ्रेंड होती है सैन, वो पोइट्री में बहुत अच्छी होती हैं और वो एन को बोलती है कि एन मैं तुम्हारी इस ऐसे को लिखने में मदद करूँगी, हम इसको पोएटिक वे में लिखेंगे। इसको सुन के एन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो इस टॉपिक पे पोएटिक वे में ऐसे लिखती हैं। एन बोलती हैं कि मिस्टर कीसिंग पूरी क्लास के सामने एन का मजाक बनाना चाहते हैं, लेकिन एन मेक श्योर करेगी कि ये जोक मिस्टर कीसिंग पे ही भारी पड़ जाए। अब जब एन ये पोयम प्रेजेंट करती है पूरी क्लास में मिस्टर कीसिंग को ये पोयम बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। ये पोयम में एन बताती हैं कि एक मदर डक होती है और एक फादर स्वान होता है जिनके 3 बच्चे, 3 डकलिंग होते हैं। लेकिन ये बच्चे बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते थे, इतनी बातें करते थे, इतना शोर करते थे, जिसके कारण फादर स्वान इन तीनों बच्चों को काट लेता है और इसी की वजह से उन तीनों बच्चों की मौत हो जाती है। जब मिस्टर कीसिंग ये पोयम को पढ़ते हैं उनको बहुत हंसी आती है, उनको ये पोयम बहुत अच्छी लगती है। वो अपने पर्सनल कमेंट्स भी इस पोयम में ऐड करते हैं, दूसरी क्लासेस में भी एन के इस पोयम को सुनाते हैं और उस दिन के बाद से मिस्टर कीसिंग एन को कभी भी बातें करने के लिए नहीं डांटते हैं। अब इस इंसिडेंट से हमको ये भी पता चलता है कि एन कितनी स्मार्ट थी, कितनी क्रिएटिव थी कि उन्होंने इस पोयम को कितने अच्छे ढंग से प्रेजेंट करा। एन बताती हैं कि उस दिन के बाद से मिस्टर कीसिंग का मूड भी थोड़ा अलग हो चुका है और आजकल वो बहुत ज़्यादा जोक्स भी क्लास में मारते हैं और ऐसे ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों समरी क्या होगी इस चैप्टर की, जैसे जैसे हम ये स्टोरी पढ़ते हैं हमको पता चलता है कि एन थोड़ी सी शाय हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन वो अपनी पर्सनल बातें बहुत क्लोजली शेयर नहीं करती है, उनका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो डायरी मेंटेन करती हैं।
उनके बहुत ही लविंग फादर मदर थे। उनकी एक बड़ी बहन भी थी, वो अपनी दादी के बहुत ज़्यादा क्लोज थी। उनकी डेथ के बाद एन थोड़ा सा अकेला महसूस करने लग गई। वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एन बताती हैं कि कैसे मिस्टर कीसिंग उनको एक ही टॉपिक पे बार बार होमवर्क देते थे और एन अपनी क्रिएटिविटी से हमेशा एक नए आंसर के साथ आती थी, ठीक है, जिससे ये भी पता चलता है कि एन कितनी ज़्यादा क्रिएटिव, इंटेलिजेंट और फनी थी। वो अपने एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मेच्योर थी। हमने ये भी देखा कि जब हिटलर रूल कर रहा था और एन को अपने घर में ही छुप के रहना पड़ा, वो काफ़ी मजबूत थी, काफ़ी ब्रेव थी। उनकी डायरी जब हमने पढ़ी तो हमको ये भी पता चलता है कि उनमें बहुत अच्छे कोट्स भी थे, जिससे पता चलता है कि एन उस टाइम में भी होपफुल थी, काफ़ी मोटिवेशन से भरी हुई थी। एन की जब ये डायरी छपती है तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है, बहुत से लोग उनको पढ़ते हैं और इसी के साथ एन मरने के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं और होलोकॉस्ट की वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पर्सन बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस चैप्टर का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।